वो लेने के पश्चात फिर सबसे पहले कपालभाति। वैसे तो बैठकर करते हैं, लेकिन इसमें खड़े हैं। जी साथियों, थैंक्स योगी यूट्यूब चैनल पर मैं राजा राम आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम कैथल के अंदर हैं, जो संस्कृत की यूनिवर्सिटी है, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी के अंदर जो हमारे गुरुजी हैं गिरिराज सर जी, उनकी देखरेख में जो विद्यार्थी हैं वो षटक्रम का अभ्यास करते हुए आपको दिखाई देंगे। जैसे गुरुजी को आप देख रहे हैं, अभी गुरुजी शायद धोती करने की तैयारी है। गुरुजी प्रणाम। ओम ओम जी, ठीक हो जी गुरुजी? हरिओम। हाँ, बहुत अच्छे हैं। तो गुरुजी ये अभ्यास कब का चल रहा है? अभ्यास तो जब से शरीर है तब से ही जो है ना उसकी शुद्धि का प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। हाँ जी। यदि उसकी अवहेलना या अनदेखी करते हैं तो शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उन अनियमितताओं को, रोगों को दूर करने के लिए षटकर्म आयुर्वेद में पंचकर्म के नाम से आता है और योग में षट क्रिया के नाम से इसका प्रयोग किया गया है। तो शरीर का शोधन होगा, पात्रता होगी, उसके पश्चात ही योग, प्राणायाम, आसन आदि की क्रियाएं शुरू होंगी। तो इसलिए षटकर्मणा शोधनम च, तो षट कर्मों के द्वारा पहले शरीर की शुद्धि करें। जो पात्र शुद्ध होगा तभी आप उसमें कोई जल, तेल, रस, घी या औषधि आदि पात्रता होनी चाहिए। बिना पात्रता के परिणाम प्राप्त नहीं होता है। रबड़ नीति, जो पश्चिम में प्राय रबड़ को ही पकड़ रखा है, लेकिन रबड़ चिकना होता है और अंदर कफ या श्लेष्मा भी चिकना ही होता है, इसलिए उससे वो संधि कर लेता है और जा करके 2-4 बार घूम करके वापस आ जाता है, लेकिन कोई विशेष लाभ नहीं होता। हाँ, एक विशेष अहंकार उत्पन्न हो जाता है कि मैंने नीति कर ली। हाँ, जिस प्रकार से धनी व्यक्ति ने धन तो खूब कमा के लॉकरों में, बैंकों में रख दिया, देश से बाहर रख दी, जमा कर दिया, लेकिन खर्च करने के लिए नया पैसा उसके पास नहीं है। तो ठीक रबड़ नीति वही परिणाम देती है। और प्राय संस्थानों में सीखने के लिए रबड़ नीति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए उसका फल नहीं मिलता। तो क्या हुआ? परिश्रम किया हुआ असफल हुआ, कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। तो गुरुजी कल भी अभ्यास हुआ विद्यार्थियों का? हाँ, आज कल भी इसी के ऊपर था। आज उसी का जो है ना, उसकी आगे की स्थिति जो है ना, जो आज स्वतः कर रहे हैं, कल पहले उनको बताया, समझाया गया था। आज जितना कल उन्होंने ग्रहण किया, पकड़ा विद्या को, उससे आगे वो स्वतः चल रहे हैं। जैसे पक्षी को थोड़ा सा आप हवा में या ऊपर से छोड़ोगे, फिर वो अपने पंखों को मारना शुरू करता है। तैरना तभी आरंभ होगा जो आप अपना हाथ डालेंगे उसमें। ये लगभग 4 उंगल चौड़ी होती है और इसकी लंबाई जो है ना 17 से 27 फुट तक की जो है ना अपने हाथ की होती है। अपने जिसका जो शरीर है वो अपने हाथ से इसको मापता है। फिर आगे की जो है मध्य की तर्जनी और मध्यमा उंगली दोनों पर रख करके इसको वस्त्र धोती को जीवा के बिल्कुल आगे से आगे, जहाँ पर हमारा छोटा काक है इसमें, वहाँ तक इसको ले जाया जाता है और वहाँ रख करके अब इसको निगलना शुरू करेंगे। जैसे दांत तो काटते हैं, जाड़ें रगड़ती हैं और गला निगलता है, तो इसको काटना भी नहीं है, रगड़ना भी नहीं है, तो क्या करना? निगलना है केवल। तो निगलने के लिए आगे से आगे रखें। इसमें घी या शहद का ही प्रयोग किया जा सकता है अगले सिरे में, क्योंकि घी और शहद पहले जीव ने खा रखा है, तो प्रश्न हो जाएगी वो और उससे लाभ भी होगी। फिर इसको शुरू कर दें। तो आप देख रहे हैं कि गुरुजियों ने जो धोती का अभ्यास शुरू कर दिया है और किस तरह से धोती को अंदर ले जा रहे हैं। ये षटकर्मों में से एक है धोती, मुख्य ये। और पिछले 2 दिन से विद्यार्थी गुरुजी की देखरेख में ही जो षटकर्म का अभ्यास कर रहे हैं। और गुरुजी की उम्र भी लगभग 70 प्लस होगी गुरुजी। 70 प्लस हो गई है और अभी भी योग अभ्यास अच्छा कर लेते हैं, षटकर्म करते हैं
और अगर हम आसनों की बात करें, आसन भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। ये रुकावट आती है तो बीच में जल पिया जा सकता है बीच से। तो गुरुजी बोल रहे हैं कि अगर बीच में कोई रुकावट है तो आप थोड़ा जल पी सकते हो। तो साथियों, आप देख रहे हैं कि इसीलिए हमारे देश को कहा जाता है कि ऋषि मुनियों का देश है और ऋषि मुनियों की परंपरा रही है। और आप देख भी रहे हैं कि जो योग विद्या है वो हमारे ऋषि मुनियों की देन है। और आज भी हमारे सामने हमारे गुरु जी गिरिराज सर जी इस योग विद्या को आपके सामने करके दिखा रहे हैं। एक युवाओं के लिए मैसेज है कि आप भी षटक्रम के माध्यम से अपने शरीर का शोधन कर सकते हैं, शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। और गिरिराज सर जी 70 प्लस की उम्र में भी बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं और सुबह उठकर हर रोज़ योग करते हैं। लेने का समय है, वो लेने के पश्चात फिर सबसे पहले कपालभाति। वैसे तो बैठकर करते हैं लेकिन इसमें खड़े हैं। इसमें फिर उड़ियान में लगाते हैं ताकि वो अच्छी तरह से उड़ियानंद के पश्चात धोती के साथ ही मध्य नौली। धोती अंदर रहेगी तो मध्य नौली सारा शरीर के जो आते हैं उनको ठीक करती है। मध्य नौली के पश्चात दाएं नौली। दाएं तरफ जो बल लगाएं तो आते सारी दाएं तरफ आ जाएंगी इकट्ठी होकर के। दो बार 3 बार करेंगे उसी में पसीने आ जाएंगे, क्योंकि तापमान अंदर का बढ़ता है। अंदर का तापमान बढ़ते ही जो वहाँ पर रोग हैं जिनसे बार बार बुखार होता है तो उतना तापमान तो शरीर स्वतः अपने आप बढ़ लेता है। इसलिए बुखार होने की फिर कभी अवसर ही नहीं मिलेगा, शरीर पहले ही शुद्ध हो जाएगा। तो इसी तरह अब बाईं नौली। फिर इसके पश्चात अग्निसार। फिर नौली का अग्निसार से जो अग्नाशय है पेन क्रिया जो है जिसके आहार के न पचने पर आहार यहाँ पड़ा रहता है और यही हमारा मणिपुर चक्कर है और यहीं पर सूर्य का स्थान है। ये कहते हैं सूर्य की साक्षी में भोजन करना चाहिए। सूर्यास्त होने के पश्चात भी भोजन करते हैं तो रोग ही प्रदान करता है। अब प्राय परंपरा चल गई है कि रात को 11-12 बजे तक भोजन करना। तो जितना देर से भोजन करेंगे उतने ही रोगों को उत्पन्न होने की सुविधा और अधिक मिल जाती है, क्योंकि जीवन पद्धति को दिनचर्या को हमने कैसा बना लिया है, भोगमय। भोगमय के बाद क्या बन गया, रोगमय। लेकिन होना क्या चाहिए था, भोग सीमित मात्रा में लें और उसके सूर्य के रहते लें, फिर क्या बन जाए, योगमय बन जाएगा। तब इसको बाएं दाएं नौली इकट्ठी नौली संचालन करते हैं, जिसमें बाएं दाएं और मध्य तीनों होंगी। ये नौली क्रिया है। इसी पर फिर धीरे धीरे भोजन जो आहार हम करते हैं तो आहार जो है आधा घंटे के पश्चात लगभग पचना शुरू हो जाता है। जितने भी वस्त्र धोती को हमने अंदर लिया है इसलिए इसको 10-15-20 मिनट में या 10 मिनट में, नए को तो 5 मिनट में निकाल लेना चाहिए। और एक फुट का अभ्यास नित्य या आधा फुट का करना चाहिए नए सीखने वाले को। उत्साह में यदि अधिक कर लेते हैं, क्षमता तो पूर्वजन्म की है। जैसे 20 गलियों में मुड़ मुड़ के मैं आ गया लेकिन वापस जाऊंगा घर में तो मुझे वापस नहीं जाया जाएगा, क्यों आते हुए जहाँ भी निकले वही रास्ता ठीक था। तो इसी तरह इसका भी निकालते हैं। अब जो मैं सब साफ बोल रहा हूँ कि जीभ से वस्त्र धोती को एक तरफ का रखा है और जब ये इसके ऊपर आ जाएगी जो
अब मेरा स्वर का है अस्पष्ट हो गया है, जीवा भारी हो गई है, उसका तंतु कार्य नहीं कर रहा है। इसलिए इसको एक तरफ को जो तुतला कर बोलते हैं, जिनकी स्वर ठीक नहीं है, जिनको अधिक उपजने विपरीत उल्टा अपशब्द बोलते हैं, उनका विशुद्ध चक्र अशुद्ध होता है, खराब होता है। अब जितना हमने किया इसको बाहर धीरे धीरे निकालेंगे। यहाँ से आगे सारा शुद्ध है। ये भाग काला है। हाँ, ये भाग में जो है हल्का कालापन है, इसके साथ कफ बाहर निकलती है, चिकना मैला। लेकिन इस क्रिया को सूर्योदय से पूर्व ही, सारी 6 क्रियाएं सूर्योदय से पूर्व ही करनी चाहिए।